चर्चा में और चर्चा के तहत आज हमारा विषय बेहद खास है। आज हम प्रदेश की सियासत पर बात नहीं कर रहे हैं, देश की सियासत पर बात नहीं कर रहे हैं, हम एक अंतर्राष्ट्रीय विषय पर बात कर रहे हैं जो पिछले 11 साल से मसला है और पिछले 3 साल से तो खासा बड़ा मसला है। हम सब इस बात से अवगत हैं कि इस समय दुनिया में अलग अलग देशों के बीच परस्पर संघर्ष चल रहा है। एक संघर्ष जो सर्वाधिक सुर्खियों में रहता आया है वो है रूस और यूक्रेन के बीच। रूस और यूक्रेन किसी समय एक ही देश का हिस्सा हुआ करते थे, जिसे हम सोवियत संघ के तौर पर जानते थे। सोवियत संघ जब कम्युनिज्म की तथाकथित समाप्ति के साथ बिखर गया तो कई देश अस्तित्व में आए। उसमें सबसे बड़े भूभाग की दृष्टि से जो 2 देश बने वो रूस और यूक्रेन के रूप में बने। रूस और यूक्रेन के बीच में खासा टकराव का दौर पिछले 11 साल से चल रहा है। शुरुआत फरवरी 2014 में तब हुई थी जब व्लादिमीर पुतिन ने क्रीमिया पर हमला करके उसे रूस का हिस्सा बना लिया। उस क्रीमिया को अपना हिस्सा बना लिया जिसे 1954 में खुद रूस ने टकराव वहां से शुरू हुआ और वो टकराव 3 साल पहले चरम पर तब आ गया जब 2 बड़े इलाके डोनबास और लुहांस्क पर भी पुतिन की नजर गई और वहां पर हमला करके उसे भी रूस का हिस्सा बनाने की कोशिश की, या माने कि बना ही लिया। महत्वपूर्ण बात यह है कि पुतिन ने अपनी इस कार्रवाई का सबसे बड़ा कारण यह बताया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की रूस की संप्रभुता को खतरे में डालने वाले कदम उठा रहे हैं और उसमें सबसे बड़ा कदम है नाटो की सत्ता लेने की कोशिश करना। रूस और व्लादिमीर पुतिन का यह स्पष्ट तौर पर मानना रहा कि नाटो की सत्ता रूस की सुरक्षा के संदर्भ में सबसे बड़ा खतरा है, इसलिए वह अपने इस महत्वपूर्ण पड़ोसी मुल्क को नाटो का हिस्सा बनते हुए नहीं देख सकता। महत्वपूर्ण बात यह रही कि जेलेंस्की के इस स्टैंड पर 2 लोगों का समर्थन बहुत कट्टर तरीके से मिला, एक यूरोपियन यूनियन का और दूसरा अमेरिका का। समझा यह गया कि अमेरिका और यूरोप रूस को कमजोर करने की खातिर यूक्रेन और जेलेंस्की को हथियार बना रहे हैं। हमारी इस धारणा की पुष्टि तब हुई जब मंगलवार को सऊदी अरब के शहर रियाद में एक बैठक हुई। वो बैठक रूस और यूक्रेन के युद्ध को खत्म करने के लिए थी। लेकिन कितने अचरज की बात है, 2 देशों के बीच में जो तथाकथित युद्ध चल रहा है उसके खात्मे के लिए बैठक में वो 2 देश मौजूद नहीं है। मौजूद था तो कौन था? रूस के साथ अमेरिका। ट्रंप के सत्ता संभालने के साथ इन कोशिशों को बल मिला है कि अब ये युद्ध थमना चाहिए, और इस युद्ध का थमना यूक्रेन और जेलेंस्की के लिहाज से कितना घातक हो सकता है इसे समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। समझने की कोशिश आज हम ये भी करेंगे कि इस युद्ध की समाप्ति के संदर्भ में रुकावटें क्या है। समझने की कोशिश ये भी करेंगे कि क्या इसके माध्यम से 2 आक्रामक किस्म की राजनीति करने वाले डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन का गठजोड़ जिम्मेदार है। समझने की कोशिश ये भी करेंगे कि अभी तक अमेरिका का पिछलग्गू समझा जाता रहा यूरोप ट्रंप के इस कदम के चलते क्या अमेरिका से इतर कोई लाइन ले सकेगा। और समझने की कोशिश ये भी करेंगे कि नाटो की सत्ता की खातिर अपने देश को दांव पर लगा चुके हुए जेलेंस्की 3 साल के संघर्ष के बाद क्या नाटो की सत्ता हासिल कर पाएंगे। सवाल बहुतेरे हैं, इन पर हम बात करेंगे। हमारे साथ 4 खास मेहमान इस विषय से जुड़े हुए खास चर्चा के लिए मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय कराएं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जुड़े इस गंभीर मोड़ पर कुछ सार्थक विमर्श करने की कोशिश करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र यह कहता है कि युद्ध सफलता से तभी लड़ा जा सकता है जब उसका सही कारण जनता को मालूम ना हो। हरिशंकर परसाई महान व्यंग्यकार हुए, कमाल के व्यंग्यकार हुए। उन्होंने ये बात कही थी, क्या जेलेंस्की और व्लादिमीर पुतिन अपने देश को बता पाए हैं कि वो ये युद्ध क्यों लड़ रहे हैं? सवाल महत्वपूर्ण है, इसे जहन में रखते हैं और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ में कई देशों में राजदूत रहे, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रहे मंजू सेठ जी खासतौर पर इस चर्चा के लिए मौजूद हैं। रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोढ़ी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस मसले पर कई चर्चाओं का वह हिस्सा रहे। संजीव श्रीवास्तव जी विदेश मामलों के जानकार, वह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और साथ ही ऐसे गंभीर विषयों पर विमर्श के लिए हमारे कार्यक्रम का स्थायी हिस्सा वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी भी मौजूद है। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम मंजू सेठ जी से करेंगे और मंजू सेठ जी से समझने की कोशिश करेंगे। कितने कमाल की बात है ना मंजू जी, युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच
और युद्ध रोके जाने का फैसला तय करने के लिए बैठ रहे हैं अमेरिका और रूस, और सहमत भी हो गए 3 साल से बंद अपने अपने दूतावासों को खोलने के लिए। जेलेंस्की वहां तड़पते रह रहे हैं, पर यहां पर रूसी विदेश मंत्री, अमेरिकी विदेश मंत्री परस्पर बैठकर शर्तें तय कर रहे हैं कि युद्ध किन शर्तों पर रुकेगा। क्या माने? दरअसल युद्ध था ही नहीं रूस और यूक्रेन के बीच, युद्ध तो अमेरिका और रूस के बीच था, जिसमें यूक्रेन तो केवल हथियार था। हथियार की हैसियत क्या? जब जैसे चलाना चाहेगा उसे चलाने वाला तय करेगा, हथियार थोड़ी तय करेगा कि वो कैसे चलेगा। तो जेलेंस्की भले ही फड़फड़ाते रहे, अमेरिका ने अब इस हथियार का दूसरा इस्तेमाल करना तय किया है। आपकी टिप्पणी? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। इसमें बिहाइंड द सीन्स और फ्रंट सीन्स में भी कहते हैं, लेकिन चाहे आगे नहीं भी आए, लेकिन हाँ, ये जो युद्ध शुरू हुआ था एसेंशियली यूएस के बीच में और रूस को नीचे करने के लिए, वीकन करने के लिए ये शुरू किया था इन्होंने। हाँ, नेटो की सदस्यता की बात थी, मुद्दा था, लेकिन जो मेन चीज थी वो थी यूएस और यूएस का जो में मंशा थी कि यूक्रेन को रूस को बिल्कुल नीचे किया जाए, वीकन किया जाए, और अपना एक यूरोप भी उनके साथ हो गया और सब हो गए अपने साथ, और कहा कि चाहे हर एक, अगर हमें ये याद रखना चाहिए कि कभी भी यूक्रेन को उन्होंने नेटो की सदस्यता देने की कोई गारंटी नहीं दी किसी ने भी, लेकिन यूक्रेन बनना चाहता था और उन्होंने कहा वहां हम नेगोशिएशंस करेंगे एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो रूस को उकसाने की एक कोशिश की गई थी मुझे लगता है, और जो प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन थी उनका मानना था कि हमारे जो दुश्मन है रूस को, उसको इसी तरीके से कमजोर किया जा सकता है, और जैसे आपने कहा इनको एक टूल, एक वेपन बनाया गया यूक्रेन को। हिमांशु जी की ये बिल्कुल एक चल के आगे चल के क्या होगा क्या नहीं, अब जो नई सत्ता आई है यूएस में, जो प्रेसिडेंट आए हैं, वो पहले से कह रहे हैं कि ये वॉर होनी नहीं चाहिए थी, मैं होता तो होने नहीं देता, पहले भी कह रहे थे। और अब भी इन्होंने कहा है, जब प्रेसिडेंट इलेक्ट भी हुए हैं तब भी कहा है, और उसके बनने के बाद भी कहा है कि आज मैं सबसे पहले सोल्यूशन निकालूंगा इसको बंद करने का। और क्योंकि ओरिजिनल वॉर जो थी बेसिकली बिटवीन यूरोप, बिटवीन रशिया एंड अमेरिका ही थी, तो मुझे लगता है पहले वो आपस में सब कोई संधि करेंगे, कोई समझौता करेंगे, तभी यूक्रेन को आगे इन्वॉल्व करने की कोई बात होगी। अरे मंजू, मैं एक बात समझना चाहूंगा आपसे। इसमें वस्तुतः 4 पक्ष दिखाई देते हैं। एक रूस दिखाई देता है, एक यूक्रेन दिखाई देता है, एक अमेरिका दिखाई देता है, और एक यूरोपियन यूनियन दिखाई देता है। तो रूस और अमेरिका तो एक मोड में आते हुए दिख गए। यूक्रेन की तड़फ, यूक्रेन की चीखें, यूक्रेन की तकलीफ भी दिखाई दे गई। ये यूरोपियन यूनियन के साथ क्या करने जा रहे हैं रूस और अमेरिका? इस पर आप अमेरिका के पिछलग्गू के तौर पर यूरोपियन यूनियन या यूरोपियन देशों को देखा। एग्रीजोन नोमैटिक प्लांटर सरੋਂ मूंगी राई छोले कपा मक्की दी करे बजाई महंगे बीजां नूं व्यर्थ होण तो बचावे। एग्रीजोन दी मशीन लिया दी बहुत बढ़िया लगी। अच्छा, सर्विस भी बहुत बढ़िया जी। ठीक है, जब मर्जी खेत में आते हो फोन करा के वही मिला के वही फोन लगे। एग्रीजोन जो भी कहंदा करके विखांदा है। एग्रीजोन कंपनी ने बहुत बढ़िया एक इंस्ट्रूमेंट तैयार किया है जो गन्ने की गुड़ाई करता है। शिक्षा एवं उद्योग नगर सोनीपत का अनूठा काव्य उत्सव, हरि भूमि कवि सम्मेलन, आमंत्रित कविगण श्री दिनेश रघुवंशी, डॉक्टर कीर्ति काले, श्री दिनेश बावरा, श्री गोविंद राठी, श्री अनिल अग्रवंशी। दिनांक 22 फरवरी शनिवार शाम 5 बजे। विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम महाकुंभ प्रयागराज में अग्नि सुरक्षा के लिए 24 घंटे सतर्क और तत्पर है उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा बल।
आप भी रहें जागरूक। कुकिंग गैस में अच्छी गुणवत्ता वाले LPG पाइप और रेगुलेटर का प्रयोग करें। रसोई घर का निर्माण टीन शेड में करें। उपयोग के बाद रेगुलेटर नॉब से गैस सप्लाई बंद करें। LPG गैस की गंध आने पर तुरंत रेगुलेटर व गैस स्टोव बंद करें। टेंट में LPG गैस और ज्वलनशील पदार्थ का उपयोग न करें। शिविरों में मानक के अनुरूप बिजली के कार्य कराएं। उच्च रेटिंग वाले MCB ESCB का प्रयोग करें। सर्किट, बल्ब, ट्यूबलाइट के मध्य कम से कम 15 सेंटीमीटर की दूरी सुनिश्चित करें। अपना कर यह आसान उपाय महाकुंभ को बनाए सुरक्षा का पर्याय। स्वच्छ, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित महाकुंभ 2025 प्रयागराज। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी। LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए। LIC के जीवन उत्सव के साथ फ्यूचर सेट है। बाकी फीड बोलते नंबर 1 है, कुछ टाइम दूध भी बढ़ाते हैं, लेकिन पशुओं को देखो, बीमारी, कमजोरी। असीस फीड, बेहतर दूध, बीमारियों से लड़ने की ताकत और बच्चे जनने की काबिलियत। बेहतर दूध, बेहतर स्वास्थ्य, सालों साल। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साथ नहीं होता है मेरा पेट। अबे घोचू, अथा इंडिया को मालूम है, पेट दफा और रोग दफा। 1 2 3 स्टार्ट। का खोया हुआ गौरव वापस दिलाएंगे। ट्रंप का ये स्टैंड, ट्रंप का ये कदम, ट्रंप की ये कोशिश अमेरिका को महान बनाने के संदर्भ में है या व्लादिमीर पुतिन के सपने को साकार करने के लिए है? इस पर आपकी टिप्पणी चाहिए। क्या सोचती हैं आप? मैं बिल्कुल अमेरिका को ही ग्रेट बनाना चाहते हैं, लेकिन हाँ उसके साथ, क्योंकि वो पहले कहते हैं कि हमारे अच्छे रिश्ते हैं प्रेसिडेंट पुतिन के साथ और आई वुड लाइक टू हेल्प इन दिस वॉर, लेकिन साथ में इसका जो फॉल आउट कहेंगे या इसका जो आउटकम होगा बिल्कुल रशिया के लिए भी लाभदायक होगा आई थिंक, और इवेंचुअली मुझे लगता है यूरोप के लिए और यूक्रेन के लिए भी लाभदायक होगा, क्योंकि ये लड़ाई से तो कितना नुकसान हो गया, कितनी मौतें हो गई हैं, इनको सबको रोकना जरूरी है। तो आई थिंक इवेंचुअली सबका ही एक। मंजू जी, मैंने कहा तो था कि ये मेरा आखिरी सवाल है, लेकिन आपकी टिप्पणी ने मुझे बाध्य कर दिया एक प्रतिप्रश्न करने के लिए। यूक्रेन के लिए कहां से लाभान्वित होगा? क्रीमिया पहले छीन चुका रूस, डोनबास और लुहांस्क इलाके पर भी कब्जा कर चुका। तकरीबन एक संप्रभु राष्ट्र के तौर पर अगर हम यूक्रेन को देखते हैं, उसकी 18% से ज्यादा भूमि पर रूस कब्जा कर चुका है और रूस की शर्तों में शामिल है 1 इंच भूमि भी वापस न लौटाना। 18% भूमि खो देने के बाद मंजू जी को लगता है कि ये यूक्रेन के लिए लाभदायक होगा शांति समझौता, या आप मानती हैं व्लादिमीर पुतिन इतिहास पुरुष बनने जा रहे हैं? उनका दावा था मैं रूस को खोया हुआ गौरव वापस दिलाऊंगा। यूक्रेन की 20% 18% भूमि हड़प कर पुतिन अपने देशवासियों को यह बताएगा देखो रूस का गौरव वापस लौटा दिया। नहीं, थोड़ा तो वो उनका एक प्लान तो है कि इसको वापस नहीं करेंगे, पर मुझे लगता है कि नेगोशिएटिंग अपना एक पॉइंट भी है, ताकि आगे चल के पहले आप बोलिए कि सब मेरा है, उसके बाद नेगोशिएट करिए और फिर गिव एंड टेक करें और डील, पीस डील, ऐसे ही नेगोशिएशंस करते हैं मोस्ट लीडर्स। हाँ, कितना वापस करेंगे ये अब कहना मुश्किल है, ये कहना मुश्किल है, मंजू जी का कहना है, पर कुल मिलाकर यूक्रेन ठगा हुआ सा महसूस हो रहा है। मेरे साथ में सोडी साहब है। सोडी साहब, मीटिंग के बाद जो 4.5 घंटे चली रूसी विदेश मंत्री, अमेरिकन विदेश मंत्री के, तमाम चीजें उन्होंने तय कर ली, पर फिर भी साहब ये कहा कि अभी शांति दूर की कौड़ी है, अभी लंबा सफर तय करना है। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं या मानते हैं कुल मिलाकर शांति स्थापना के लिए जो कदम उठाना था ये दोनों देश मिलकर उठा लिए हैं, अब केवल आई वॉश है, लोगों को बहकाए रखना है, बहलाए रखना है
और देखना है कि यूक्रेन का कितना शोषण दोनों देश मिलकर कर सकते हैं। वो ट्रंप बोल रहे हैं वो दुर्लभ खनिज है यूक्रेन के पास, वो मुझे मिले तो सोचूंगा मदद करने के संदर्भ में। सोडी साहब, आपकी टिप्पणी। जय डॉक्टर हिमांशु जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं और विख्यात को पैलेस के साथ हूं। अगर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कुछ अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों पे किताबें पढ़ी होती, लेख पढ़े होते, तो जेलेंस्की कभी नाटो ज्वाइन करने की इच्छा नहीं जताते, क्योंकि उन्हें पता होता किताबें लेख पढ़ने के बाद कि पिछले 10-15 साल में अमेरिका ने किसी देश की सैनिक मदद नहीं की है। और ये सबक और सीख है उन देशों के लिए जो अमेरिका पे आंखें बंद करके भरोसा कर रहे हैं। उन्हें सबक और सीख लेनी चाहिए, अमेरिका किसकी मदद नहीं करेगा, अमेरिका एक व्यापारी देश है। यही चीज हुई जब 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पे हमला किया, तब ये युद्ध रूस उसी दिन जीत गया था, क्योंकि उस दिन जिस दिन हमला हुआ डॉक्टर साहब, पूरा क्रीमिया रूस के कब्जे में था और डॉनबास का 1/3 इलाका पूरी तरह से रूस के नियंत्रण में था। लेकिन तब भी जेलेंस्की ने ये लड़ाई लड़ी, अमेरिका ने पैसे दिए, हथियार दिए, और ये लड़ाई अब 3 साल पूरे होने वाले कुछ दिनों में। डॉक्टर साहब, जहां तक बात है यूक्रेन की, हम अगर इतिहास में जाएं, कहते हैं इतिहास अपने आप दोहराता है, यही चीज अब इतिहास दोहरा रही है। पहले विश्व युद्ध के बाद जब जर्मनी की हार हो गई, तब जितने भी एक्सिस पावर्स थे उन्होंने इकट्ठे मीटिंग करके एक ट्रीटी बनाई, समझौता बनाया, जिसमें जर्मनी को नहीं इंक्लूड किया गया। इसका नाम है ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस। और बाद में जब पूरी ट्रीटी बन गई, तब जर्मनी के लोगों को बुलाया गया, हस्ताक्षर कराए गए। यही इतिहास इस बार वैसे ही रचा जा रहा है। यूक्रेन को बातों से बाहर रखा जा रहा है। अमेरिका और रूस पूरी तरह से आपस में बातचीत करें। रूस तो ये युद्ध जीत चुका है। 18.2% यूक्रेन की जमीन पूरी तरह से आज कब्जे में है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक जो अभी दस्तावेज कल ही लीक हुआ है अंतरराष्ट्रीय प्रेस में, कि 7 सितंबर को अमेरिका ने यूक्रेन को एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट भेजा है, जिसका है कि हम यूक्रेन को $500 बिलियन देंगे, लेकिन यूक्रेन के पूरे रेयर अर्थ मिनरल्स, हवाई पोर्ट, ये समुद्र के पोर्ट और पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पे अमेरिका का कब्जा होगा। यानी कहने का मतलब है कि युद्ध चाहे आज खत्म हो, कल खत्म हो, 2 देश जरूर जीत गए हैं इसमें, अमेरिका और एक जो आपका एक और मूल सवाल था डॉक्टर साहब, कि युद्ध कब तक चलेगा। ये युद्ध 9 मई तक चलेगा, क्योंकि 9 मई को रूस का विक्ट्री दिवस होता है और ऑलरेडी से रूस अमेरिका को बोलते कि हम 9 मई तक ये युद्ध खींचेंगे और 9 मई को हम अपनी विजय डिक्लेयर करके इसको बंद करेंगे। तो आपका आंकलन बिल्कुल सही है। ये जो बातचीत अभी इन्होंने थोड़े से ओपन फोरम में डाल दी है, ये सिर्फ है कि 9 मई तक इन्होंने युद्ध खींचना है, और इन अगले 2 महीनों में जितना भी अमेरिका यूक्रेन को निचोड़ सकता है, जितना भी रूस यूक्रेन पे और हानि कर सकता है, ये 2 देश करेंगे। अंत में हारेगा सिर्फ यूक्रेन, जो हार वो पहले भी चुका था, लेकिन जेलेंस्की की ना समझ की वजह से ये युद्ध हुआ और आज इतने लोग मारे गए। संजीव जी मेरे साथ में है। संजीव, सियासत और गणित 2 अलग अलग चीज होती है, और जब अंतर्राष्ट्रीय सियासत हो तो मामला और जटिल हो जाता है। 2 और 2 4 पढ़ने वाले लोग समझ ही नहीं पाते कि कब 8, 16 और 32 हो जा रहा है। पूरी दुनिया इस कल्पना के साथ में है कि अब युद्ध समाप्त होने के कगार पर है। ट्रंप ने तय कर लिया मदद नहीं करनी है, और रूस के साथ में वो रिश्ते सुधारने जा रहे हैं। सच ये है या ट्रंप ये बातचीत केवल और केवल जेलेंस्की पर अपनी शर्तें मनवाने के लिए किए हैं? इस पर आपकी टिप्पणी चाहिए। ट्रंप ने तकरीबन $500 अरब का मुआवजा मांगा है अमेरिका की अब तक मदद के एवज में जेलेंस्की से, और इसे चुकाने के लिए विकल्प दिया है कि आप अपने दुर्लभ जो खनिज हैं उनके अधिकार अमेरिका के हवाले कर दें। साथ ही ये चाहा है कि आपके जो रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स, उनके संदर्भ में भविष्य में भी फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल अमेरिका के पास रहे। जेलेंस्की भी हामी देने की स्थिति में नहीं है। क्या आप मानते हैं कि रियाद में बैठक युद्ध खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि एक क्रूर व्यापारी के द्वारा अपनी व्यापारिक शर्तों को मनवाने के लिए किया गया तमाशा भर है? क्या कहते हैं संजीव जी? देखिए हिमांशु जी, रशिया और यूक्रेन के बीच के युद्ध की वास्तविकता ये है, जिसको कि मैं day 1 से कहता रहा हूं,
कि ये युद्ध महाशक्तियों के बीच में परोक्ष रूप से लड़ा जा रहा है। ये महाशक्तियों के बीच में यूरोपियन थिएटर में वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता थी और महाशक्तियां बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के कार्यकाल तक बातचीत करने के लिए तैयार नहीं थी। इसी वजह से ये युद्ध रुक नहीं रहा था। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के आ जाने के बाद और रशिया भी काफी एग्जॉस्टेड महसूस कर रहा है, काफी उसके सोल्जर्स इसमें हताहत हुए हैं, बड़ी संख्या में उसके डिफेंस इक्विपमेंट्स तबाह बर्बाद हुए हैं। उसे अब विदेशी सैनिकों का सहारा लेना पड़ रहा है, विदेशी इक्विपमेंट्स का सहारा लेना पड़ रहा है। तो रशिया भी इसको ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकता था और अब चूंकि महाशक्तियां तैयार हैं, इस वजह से अब ये युद्ध आगे चल नहीं सकता। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो राष्ट्रपति ट्रंप हैं, वो जाहिर है कि एक बिजनेसमैन भी हैं, वो ट्रांजैक्शनल हैं। वो ये देख रहे हैं कि इससे पिछले 3 वर्षों में हमने बहुत सारा बिलियंस ऑफ डॉलर्स यूक्रेन को दी और बदले में जो है उसको कुछ ज्यादा हासिल नहीं हुआ। हालांकि ये सच है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, ये वो इस पूरे रशिया यूक्रेन के युद्ध से सबसे ज्यादा लाभान्वित हुआ है। ये एक सच्चाई है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप को ये लगता है कि जो भी पैसा हम दे रहे हैं वो पैसा अब जाना बंद होना चाहिए। और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप का जो कैंपेन ट्रेल के दौरान ये प्रॉमिस था, ये जो ह्यूमैनिटेरियन जो क्राइसिस है, जो ब्लड स्टेट है, ये ब्लड स्टेट भी रुकना चाहिए। और हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग मारे गए हैं। सबसे ज्यादा तो यूक्रेन तबाह हुआ है, फिर यूक्रेन के सैनिक भी इसमें उन्होंने अपनी शहादतें दी हैं, रशिया के सैनिकों ने अपनी शहादतें दी हैं। तो तबाही बर्बादी हुई है, उसका कुछ ज्यादा सर जी वो तो सब ठीक है, मैंने जो सवाल किया आप उस पर नहीं गए, आपने अपने विचारों को तो साझा किया, पर थोड़ा मेरे सवाल पर भी अगर ध्यान दे लें तो मेरे दर्शकों को बड़ा लाभ होगा। क्या वस्तुतः ट्रंप वाकई युद्ध खत्म कराना चाहते हैं या इस खत्म करने की बातचीत के आधार पर जेलेंस्की और यूक्रेन को अपने घुटनों पर लाना चाहते हैं और यूक्रेन को अपना उपनिवेश बनाते हुए उसके आर्थिक संसाधनों पर कब्जा करने के लिए ये कदम उठाए? ये मेरा मूलभूत सवाल है। अमेरिका ने $500 अरब का मुआवजा चाहा है। अमेरिका ने प्रस्ताव दिया है कि भविष्य में यूक्रेन अपने संसाधनों का जो भी दोहन करेगा उसका 50% अमेरिका को देगा। जो मिनरल्स हैं उसके संदर्भ में भी फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल वो अमेरिका के पास होगा। क्या आप नहीं मानते हैं कि यह एक निर्मम व्यापारिक कदम है जिसमें इस बैठक के माध्यम से दबाव डालने की कोशिश है? देखिए, मेरा हिमांशु जी ये मानना है कि ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध को समाप्त कराना चाहते हैं और इस युद्ध को समाप्त करने की प्रक्रिया में जाहिर है कि उन्होंने जो अपने रिसोर्सेस जो है उसमें लगाए, उसके बदले में वो उसको एक कुछ रिटर्न चाहते हैं। और मुझे नहीं लगता कि वो यूक्रेन को एक उपनिवेश के तौर पर डेवलप करना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। और मैं यहाँ पर एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नाटो से अलग होने का दुस्साहस नहीं कर सकती और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को अपनी ग्लोबल हेजीमोनी यदि बचाए रखनी है, पूरे विश्व में जो अपना एक ग्लोबल डोमिनेंस उसका जो है वेस्टर्न वर्ल्ड जिसे हम कहते हैं, उसको यदि बनाए रखना है तो यूरोप को साथ में लेकर के चलना ही होगा। यूरोप को साथ लेके चलना होगा। मेरे साथ में प्रेम कुमार जी हैं। प्रेम कुमार जी, इन कोशिशों को आप क्या देख रहे हैं? क्या वाकई युद्ध थमने के कगार पर है या अमेरिका जो दुनिया पर कब्जा करने की नीयत हमेशा रखता है, ट्रंप नए तरीके से सामने आए हैं? ऐसे नहीं, ऐसे क्या कहते हैं? देखिए हिमांशु जी, यूक्रेन की बंदर बांट वाली स्थिति बन रही है। यूक्रेन इस वार्ता में शामिल नहीं है, यूक्रेन की मर्जी नहीं है। हम कह सकते हैं कि आज जेलेंस्की असहाय है, लेकिन कोई देश की जनता इतनी भी असहाय नहीं होती कि वो अपने आप को लुटने और बर्बाद होने दे। मेरा यहाँ पर मतलब कहने का ये है कि ये दोनों देश तय नहीं कर सकते कि शांति हो। शांति तभी होगी जब यूक्रेन को भी विश्वास में लिया जाएगा, क्योंकि उनको शांति से मतलब नहीं है, शांति उनकी प्राथमिकता नहीं है। इस वजह से वो शांति दूत बनने का दिखावा जरूर कर रहे हैं कि हम युद्ध खत्म करना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में युद्ध शुरू करने में भी अमेरिका का फायदा था और युद्ध खत्म करने में भी वो अमेरिका अपने फायदे को सुनिश्चित कर लेना चाहता है।
तो ये जो स्थिति बनी है, ये देखना पूरी दुनिया में ये दर्शनीय है कि अमेरिका कैसे हर स्थिति में आपदा में अवसर खोज लेता है। कि युद्ध कराया भी उसी ने जेलेंस्की को आगे बढ़वाया, उसी ने उस स्थिति में पहुंचाया कि पूरा यूरोपीय यूनियन उनके साथ खड़ा, और एक ऐसी स्थिति आ गई जब आज युद्ध बेमतलब लग रहा है। नाटो जो आगे बढ़कर के मेंबरशिप दे रहा था, इस युद्ध में ज्वाला भड़का रहा था, आज कहता है कि जेलेंस्की के लिए हमने कभी ऑफर ही नहीं दिया है यूक्रेन के लिए। तो अब आप समझिए कि इस युद्ध का जिम्मेदार तो और अमेरिका है, और उसमें यूक्रेन का वो जेलेंस्की एक तरह से मूर्ख साबित हुए हैं। तो यहाँ एक तो ये है कि ऐसी स्थिति में यूक्रेन में कोई सत्ता परिवर्तन हो जाए, कोई कठपुतली सरकार हो जाए, यानी एक गृह युद्ध जैसे हालात हो जाए, तब जाकर के किसी की पिटलग्गू सरकार हो जाए, तब जाकर के वो एक संक्रमण काल आएगा, जब फिर से कि एक देश उठ खड़ा होता है, वो स्थिति आएगी। जेलेंस्की के रहते हुए ये युद्ध जो है खत्म नहीं होगा। अच्छा, एक बात बताइए प्रेम कुमार जी, इस युद्ध के चलते अमेरिका फायदे में रहा क्योंकि व्लादिमीर पुतिन के नेतृत्व में पिछले 2 दशक में रूस वापस उठ खड़ा हुआ। सोवियत संघ के कालखंड में जिस तरीके से रूस कमजोर हुआ था, पिछले 20 साल में एक महाशक्ति के तौर पर अपनी जगह बना पाने में रूस कामयाब हो रहा था। क्या आप नहीं मानते हैं कि अमेरिका ने यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा कर रूस के विस्तार पर, उसकी तरक्की पर रोक लगाने में सफलता हासिल की? समझना आपसे यह है कि आज इस युद्ध को चालू रखने में अमेरिका को ज्यादा फायदा दिखाई देगा या इस युद्ध को खत्म कराने में अमेरिका को ज्यादा फायदा दिखाई देगा? निर्भर तो इसी पे करता है ना, फायदा किसमें ज्यादा। प्रेम कुमार जी का आकलन क्या है? अमेरिका का फायदा कायम है? देखिए, अमेरिका की जो ये पॉलिसी है सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं है, एक ग्लोबल व्यू है। उस हिसाब से वो देखिए गजा को भी अपने कब्जे में करने के लिए तैयार बैठा है, वो अपने आसपास मेक्सिको के लिए भी खतरा पैदा हो रहा है, बना हुआ है, कनाडा तक को भी डरा रहा है। वो एक ग्लोबल व्यू लेके चल रहा है जिसको आप साम्राज्यवादी विस्तारवादी नीति कह सकती हैं जी। तो लेकिन इसके लिए उसने हमें कुछ चीजों पर नजर डालें तो हम ये देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ बैठ करके जब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ब्रिक्स मर चुका है, तो वो रूस और चाइना दोनों को संदेश दे रहे होते हैं, और उसी रूस के साथ बैठ करके उनको सौदेबाजी भी करनी है यूक्रेन पर। इस स्थिति को भी देखिए, और वो ये भी जानता है कि भारत और चाइना के बीच में जो स्ट्रगल है, सीमा विवाद है, उसमें भी हमको रोटी सेकनी है। तो अमेरिका हर स्तर पर पूरी दुनिया में खुद के प्रभाव को बढ़ाने के लिए आक्रामक विदेश नीति पर अमल कर रहा है। इससे पहले इतनी आक्रामक नीति बाइडेन में तो थी नहीं, पहले के ट्रंप में भी नहीं थी। ट्रंप शासन काल में ये आते साथ जो इतनी आक्रामक नीति आई है, ये बहुत ही विध्वंसकारी है। तो हमें ये भी नहीं लगता कि रूस, जो कि निश्चित रूप से बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, और आपने सही कहा कि उसको उन्होंने युद्ध में उलझाया, और उनकी सामरिक शक्ति जिसका वो हमेशा डंका पीटा करते थे, शोकेस करते थे कि हमारे पास इस किस्म के हथियार हैं जो जमीन से के भीतर और किसी भी जगह में जाके मार कर सकते हैं, उनको यूक्रेन के हाथों बल्कि अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया। अलग बात है कि 18% भूमि जरूर रूस ने हड़प ली, लेकिन रूस को भी भारी नुकसान और उसकी सामरिक शक्ति का एहसास, भारी नुकसान होना पड़ा। मुझे जाना है सोडी साहब के पास, लेकिन एक सवाल आपसे और लेना चाहता हूं। व्लादिमीर पुतिन जेलेंस्की को अहमियत नहीं देते, राष्ट्रपति के तौर पर उन्हें मान्यता देने से भी इंकार करते हैं, और समय समय पर यह टिप्पणी भी करते हैं कि जेलेंस्की चुनाव करा ले, पता चल जाएगा यूक्रेन की जनता उन्हें कितना पसंद करती है। पर जो जेलेंस्की इस बात से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, मुझे बैठक में नहीं बुलाया, हमारे बगैर कोई शांति समझौता नहीं हो सकता। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पहले जेलेंस्की को अपनी लोकप्रियता साबित करना चाहिए चुनाव कराकर। क्या देखते हैं प्रेम कुमार जी, युद्ध पहले खत्म होगा या जेलेंस्की राष्ट्रपति के पद से पहले हटेंगे? इस पर कोई आपका आकलन है, कोई टिप्पणी? जी, मेरी पहले की टिप्पणी से ये प्रश्न संबंध रखता है, और वो ये है कि दोनों ही देश जेलेंस्की से कुर्बानी लेकर के ही कोई रास्ता निकाल सके। मैं पहले से कह रहा हूं कि जब तक यूक्रेन का टेक नहीं होगा, ये शांति नहीं आएगी।
यूक्रेन का टेक कैसे होगा, वहां किसी कठपुतली सरकार के जरिए, अतीत में भी हमने देखा है, कभी अफगानिस्तान में भी ऐसा हुआ था, बाद में चीजें बदली, हर जगह एक कठपुतली सरकार उनको चाहिए होगी। तो ये जो पॉपुलर है कि नहीं है, जनता का समर्थन है कि नहीं है, जेलेंस्की ने युद्ध में झोंक दिया, जेलेंस्की ने अपने देश का नुकसान पहुंचाया, इस नैरेटिव को के बिल्डअप करते हुए ये दोनों ही देश उसके अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप करेंगे और जेलेंस्की को सत्ता से बाहर या फांसी या हत्या या उसके उस स्थिति तक पहुंचाएंगे, तब जाकर के इनका मकसद पूरा होगा। यूक्रेन को तो विश्वास में लेना ही पड़ेगा, चाहे आप कठपुतली सरकार बना के ले, चाहे आप जेलेंस्की को मना के ले। तो जेलेंस्की को बनाने का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये दोनों मिलकर बंदरबांट करने में लगे हुए हैं यूक्रेन। थोड़ी सा आपसे वापस मुकाम पहुंचते हैं कि रूस और अमेरिका इस मुद्दे पर अगर सहमत भी हो जाते हैं कि अब युद्ध नहीं चलेगा, और सहमति के संदर्भ में यूक्रेन का नेता भी शामिल हो जाता, चाहे वो जेलेंस्की हो या कोई, यूक्रेन की जनता रूस के आधिपत्य को स्वीकार कर लेगी? क्या एक शांतिपूर्ण तरीके से 18% भूभाग रूस का हिस्सा बना रह जाएगा? इसके संदर्भ में आपका अनुभव क्या बोलता है? क्या वहां के स्थानीय निवासी अपने ऊपर रूस की हुकूमत के संदर्भ में इसलिए स्वीकृति जाहिर कर देंगे क्योंकि अमेरिका ऐसा चाहता है, या यूक्रेन का राष्ट्रपति ऐसा चाहता है, अपनी संप्रभुता के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए? कोई तड़प, कोई पीड़ा जनता में नहीं रहती? डॉक्टर साहब, कुछ दिन पहले 12 फरवरी को अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ ने नाटो के मुख्यालय ब्रसल्स में प्रेस के साथ बात करते हुए कहा कि 2014 से पहले के यूक्रेन के बॉर्डर की बात करना अनरियलिस्टिक है, यानी कि वो सोचने लायक भी नहीं है। तो जहां तक बात है, जो 18.2% रूस ने यूक्रेन की जमीन पे कब्जा किया है और पूरे क्रीमिया पे कब्जा किया है, वो तो यूक्रेन को वापस मिलने से रहा। अब कल ही एक ओपिनियन पोल सामने आया जो अमेरिका की एक विख्यात एजेंसी ने किया, जिसमें ये आंकड़े सामने आए कि यूक्रेन की जनता में सिर्फ 4% अप्रूवल रेटिंग्स हैं जेलेंस्की, यानी कि जेलेंस्की की जो अप्रूवल रेटिंग्स हैं वो बहुत गिर चुकी है। मात्र 4% यूक्रेन के नागरिक जेलेंस्की को राष्ट्रपति के तौर पे देखना चाहते हैं। तो ये युद्ध जब भी समाप्त होगा, और अब ज्यादा समय बचा नहीं इसको चलने के लिए, लेकिन मेरे आंकलन में जहां तक यूक्रेन की जनता की बात है, वो भी अब थक चुके हैं, वो भी इस युद्ध को अब खत्म देखना चाहते हैं। जो ये 18.2% जमीन रूस के कब्जे में है, वहां के तो जो एक लार्ज मेजॉरिटी का तो पूरा जो झुकाव था वो रूस की तरफ था, वो रूसी भाषा बोलते हैं। तो जहां तक वो इलाका है तो वापस यूक्रेन में नहीं आएगा। लेकिन हाँ, एक बात साफ जरूर है कि जब भी ये युद्ध खत्म होगा, युद्ध विराम होगा, कुछ दिन या उसके कुछ दिन पहले जेलेंस्की अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि वो दिल से तो बिल्कुल नाखुश हैं। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि अमेरिका और रूस मिल रहे हैं यूक्रेन के बगैर। वो बार बार डोनाल्ड ट्रंप को ताने भी देते आए हैं, इनको पैसा चाहिए, हथियार चाहिए, वरना मैं 2 हफ्ते से ज्यादा लड़ नहीं पाऊंगा। लेकिन दिल के अंदर जेलेंस्की जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अब यूक्रेन की कोई सहायता नहीं करेंगे। अगर सहायता करेंगे तो यूक्रेन को पूरी तरह निचोड़ के करेंगे। नाटो के संदर्भ में बेहद इच्छुक थे जेलेंस्की। पूरी दुनिया समझ पा रही थी कि नाटो की सदस्यता यूक्रेन को नहीं मिल सकती। जेलेंस्की को यह बात समझ नहीं आई होगी। आप वाकई ऐसा मानते हैं सोडी साहब? बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं जो मैंने शुरू में भी अपने बयान में कहा कि जेलेंस्की ने कोई इंटरनेशनल रिलेशन या डिफेंस की किताबें नहीं पढ़ी, उन्होंने लेख नहीं पढ़े, बस वो व्हाट्सएप ही देखते रहे, जिसकी वजह से उन्हें एक गलतफहमी हो गई कि अमेरिका मेरी अंत तक मदद करेगा। जो भी इतिहासकारी किताबें पढ़ते हैं, लेख पढ़ते हैं, वो जानते हैं अमेरिका कभी पिछले 10-15 साल में किसी देश की मदद के लिए एक सैनिक नहीं भेजा है। अगर जेलेंस्की को ये जानकारी होती, जेलेंस्की कभी ये कार्रवाई नहीं करते। मैं एक और टिप्पणी करता डॉक्टर साहब, 23 फरवरी 2022 तक अमेरिका बार बार जेलेंस्की को बोलता रहा कि रूस हमला करेगा, लेकिन जेलेंस्की ने सोचा रूस कभी हमला नहीं करेगा, बल्कि जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस युद्ध से पहले हुई थी वो हुई थी 20 फरवरी 2022 को, जिसमें जेलेंस्की ने कहा उसने विदेशी पत्रकार कि रूस कभी हमला नहीं करेगा। लेकिन क्योंकि ये उनकी बिल्कुल गलत असेसमेंट थी
उनकी उनके कोई पढ़ाई लिखाई उन्होंने कभी की नहीं इस विषय पे। उनको लगा कि ना रूस हमला करेगा और अमेरिका मेरी एंड तक मदद कर देगा, और उसका खामियाजा आज यूक्रेन और ज़ेलेंस्की पूरी तरह से दोनों लेते हैं। अच्छा, एक बात और बताएं, ये बार बार आर्थिक विश्लेषक बताते हैं, सैन्य विश्लेषक बताते हैं कि इस युद्ध में दोनों पक्षों को कितना कितना नुकसान हुआ। एक अनुमान है कि यूक्रेन को सीधे तौर पे 152 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, और अगर रूस के संदर्भ में बात करें तो 1.3 ट्रिलियन डॉलर के नुकसान के संदर्भ में बात कही जाती है। आपसे जानना ही चाहता हूं कि वाकई रशिया को यह नुकसान हुआ, या रशिया को अपने संसाधन जो बड़े बड़े जंग खा रहे थे उन्हें खपाने का मौका मिल गया, अपने आप को नए हथियारों के लिए तैयार करने का मौका मिल गया, और साथ साथ यूक्रेन की 18% भूभाग, उसकी अगर वैल्यूएशन लगाई जाए उसके खनिजों के संदर्भ में, उनके संसाधनों के संदर्भ में, तो आपके अनुसार हिसाब किताब में कहां खड़े होते हैं रूस और यूक्रेन? डॉक्टर साहब, जहां तक यूक्रेन की तबाही है वो तो मैं पूरी तरह एग्री करता हूं। जो आपने आंकड़े बताए कि उनको इतना बड़ा नुकसान जरूर हुआ क्योंकि उसका पूरा देश तहस नहस हो चुका है। लेकिन जहां तक रूस की बात है, जब रूस ने क्रीमिया पे 2014 पे कब्जा किया और तब अमेरिका और यूरोपीय देशों ने उन पे कई प्रतिबंध लगाए, रूस तब से ही तैयारी कर रहा था क्योंकि उसे पता था कि एक और जंग तो होना है। हालांकि उसे पता नहीं था कि ये जंग 8 साल के अंदर ही होगा, इसके मैं बाद में टिप्पणी करूंगा डिटेल में। लेकिन रूस ने 2014 से पूरी तैयारी की थी ये आर्थिक प्रतिबंध को टैकल करने के लिए, और जब ये युद्ध शुरू हुआ 2022 पे, इन्होंने फिर बड़े प्रतिबंध लगाए, लेकिन रूस को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि रूस के पास भारत का तेल गैस खरीदने के लिए चीन के साथ उसका व्यापार एक रिकॉर्ड लेवल तक पहुंच चुका है। युद्ध होने के बाद अब रूस ने कई ग्लोबल साउथ के देशों को बड़े पैमाने पे के साथ व्यापार किया। ओवरऑल रूस को आर्थिक तौर से कोई फर्क नहीं पड़ा है। मैं एक और छोटी टिप्पणी करना चाहूंगा, अगर हम दुनिया का इतिहास देखें, जब भी किसी देश पे प्रतिबंध लगाए कुछ ज्यादा फर्क नहीं हुआ है। ईरान, नॉर्थ कोरिया बिल्कुल एक लाइव एग्जाम्पल है जहां पर अमेरिका ने इतने कठोर प्रतिबंध लगाए, लेकिन ना ईरान पे फर्क पड़ा ना नॉर्थ कोरिया पे फर्क पड़ा, क्योंकि आज देशों के पास कई विकल्प होते हैं। अगर एक के साथ ही व्यापार करेंगे, दूसरे के साथ करेंगे, तीसरे के साथ करेंगे। ओवरऑल आर्थिक तौर से रूस को कोई नुकसान नहीं हुआ। तो आर्थिक रूप से रूस को कोई नुकसान नहीं हुआ, इस आकलन के साथ में थोड़ी साहब मैं वापस संजय श्रीवास्तव जी आपके पास आता हूं, और थोड़ी साहब ये उल्लेख कर रहे थे कि केवल 4% लोगों का समर्थन रह गया है जेलेंस्की के पास यूक्रेन की जनता पर ऐसा कोई जन आंदोलन दिखता नहीं कि लोग सड़कों पर उतरे हों कि हमें जेलेंस्की के स्थान पर कोई दूसरा चेहरा चाहिए। आपको ये 4% वाली कहानी पर यकीन है, या डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता ही है, सत्ता के इशारे पर एजेंसियां सर्वे दे रही हैं और उस सर्वे के माध्यम से ट्रंप अपनी मंशाओं को अमल में लाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं 4% के आधार पर अपने देश को युद्ध में झोंके रखता है कोई नेता? आपका क्या आकलन इस पे? नहीं, मैं इस बारे में कुछ ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा कि ये 4% का आंकड़ा मुझे ज्ञात नहीं है। लेकिन एक बात बिल्कुल सच है कि ये जो युद्ध है ये महाशक्तियों के बीच में लड़ा जा रहा था, और अब महाशक्तियां इसे नहीं लड़ना चाहती। इसी वजह से मैं आगे इस युद्ध के जारी रहने की संभावना नहीं देखता। महाशक्ति तो ठीक है भाई, यूरोपियन यूनियन को आप कोई हैसियत वैसियत महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं? ये यूरोपियन यूनियन के फ्रांस, जर्मनी, ये देश क्या करेंगे? वो ब्रिटेन तो अभी भी बोल रहा था जरूरत पड़े हम अपने सैनिक भेजने के लिए तैयार हैं यूक्रेन की धरती पर। क्या कहते हैं आप? नहीं, देखिए, जो ब्रिटेन का जो प्रस्ताव है वो अभी एक चर्चा के डिलिबरेशन के प्रोसेस में है, और वो अगर किसी ट्रूप को भेजने की बात भी कर रहे हैं तो वो एक शांति सेना की बात कर रहे हैं, और जो कि एक कठिन कार्य है। और मेरा ऐसा मानना है कि जो रशिया यूक्रेन के युद्ध की जो प्रकृति है उसमें जो महाशक्तियों को बहुत सावधानी के साथ चलना होगा। यदि उन्होंने कुछ ऐसे मिस स्टेप्स ले लिए तो ये महाशक्तियां यदि डायरेक्ट एक दूसरे के साथ कन्फ्रंटेशन शुरू हो गया तो ये स्थिति विश्व युद्ध में भी बदल सकता है। इसी वजह से महाशक्तियों को उस पर धैर्य से काम लेना चाहिए। एक बिंदु पे और चाहिए, अपन 12वां युद्ध खत्म होने के संदर्भ में दावे कर रहे हैं, पर मैं बार बार आपको वापस इस विषय पर लेकर जाता हूं कि ट्रंप ने हाथ पूरी तरीके से खड़े नहीं किए। ट्रंप ने कहा है कि मैं मदद कर सकता हूं बशर्ते मेरी ये शर्तें मान ले यूक्रेन। क्या लगता है आपको, शर्तों को अनसुना कर देगा यूक्रेन जेलेंस्की, या ये बैठकों का दबाव
जेलेंस्की को मजबूर कर देगा अमेरिका की शर्तों के अधीन आने के लिए, क्योंकि अगर ये युद्ध खत्म होता है तो पुतिन तो राष्ट्रपति के तौर पर मजबूत होंगे, पर जेलेंस्की के संदर्भ में तो फांसी, तख्ता पलट, जेल, यानी कौन कौन से विकल्प हमें प्रेम कुमार जी बता रहे थे। क्या कहते हैं संजीव जी? आदमी अपनी जान बचाने के लिए देश को एक बार फिर और दांव पर तो ना लगा देगा? देखिए हिमांशु जी, जो डोनाल्ड ट्रंप के हाथ खड़े करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। डोनाल्ड ट्रंप के जो की विदेश नीति हो, रक्षा नीति हो, उसमें आपने देखा है कि उन्होंने उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट नई आई है, जो नया एडमिनिस्ट्रेशन आया है, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि वो पीस थ्रू स्ट्रेंथ की बातें कर रहे हैं, शक्ति के साथ शांति लाएंगे। और चाहे वो हमास को हो, चाहे वो हिजबुल्लाह को हो, चाहे वो रशिया के साथ हो, राष्ट्रपति ट्रंप कुछ ऐसा नहीं करेंगे कि जिससे अमेरिका को कमजोर दिखना पड़े। हाथ खड़े करना तो बहुत दूर की बात है, ये संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। और अभी आपने डिफेंस सेक्रेटरी हेक्सेट का बयान सुना, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो का बयान सुना, वो सभी एक पीस थ्रू स्ट्रेंथ की बातें करते हैं। वो जो है अपनी डिप्लोमेसी को अपने रोबस्ट हार्ड पावर से जो है वो डील करते हैं। तो ऐसे में ट्रंप ट्रांजैक्शनल भले हो सकते हैं, अमेरिका फर्स्ट का अप्रोच जरूर हो सकता है, लेकिन वो जो भी कुछ करेंगे उसमें वो ऐसा वे आउट निकालेंगे जिससे कि अमेरिका की ताकत भी बनी रहे और शांति भी स्थापित हो, यूक्रेन का भी सम्मान बना रहे, उसका भी फेस बना रहे, वो लॉस ऑफ फेस ना हो, और एक ऐसा एमिकेबल सोल्यूशन मिले कि जिसमें कि ये युद्ध समाप्त हो, प्रेम कुमार जी, मैं एक और विषय पर आपकी टिप्पणी चाहता हूँ। एक संगठन है जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ। शांति के संदर्भ में इतनी बड़ी पहल हो गई प्रेम कुमार जी, ये संयुक्त राष्ट्र संघ कहीं दिखाई सुनाई नहीं दिया। क्या कहते हैं आप? इतना बड़ा मुख्यालय, इतना बड़ा अमला, इतने सारे संसाधन, हर साल बैठक, और जब इतना बड़ा मसला आया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति का, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का कहीं अता पता नहीं। क्या कहते हैं प्रेम जी? समय खराब करते हैं हम लोग वहां पर जा कर। यूएन पर भरोसा कमजोर देश ही करते हैं और उस भरोसे में उम्मीद भी नहीं होती, और यूएन को हमेशा नीचा दिखाने का काम अमेरिका जैसे देश ही करते हैं। इजराइल ने तो हमेशा ही किया है अमेरिका के दम पर यूएन की अवमानना। तो इसीलिए कि अमेरिका जो सबसे ज्यादा एड यूएन को अमेरिका ही देता है, तो इसलिए वो कभी यूएन की परवाह उसने कभी की नहीं। यूएन का इस्तेमाल जरूर किया है, वो हमला कर लेगा और उसके बाद में उस हमले को जायज ठहराने का प्रस्ताव जरूर यूएन में पास करा सकता है, लेकिन यूएन में पास कराकर हमला करे ऐसा कभी इतिहास में देखा नहीं गया है। तो यूएन की तो लाचारगी, बेबसी सबके सामने दिखती है। यूएन ने तो एक बयान तक नहीं जारी किया है यूक्रेन को लेकर भी जो स्थितियां बनी है, एक बयान तक जारी नहीं किया है कि ये शांति होनी चाहिए, शांति की पहल होनी चाहिए, मुंह में ताले लगे हुए। तो यूएन अमेरिका ही यूएन है और कोई यूएन नहीं है, ये हालत दिखता है, ये हालत बना दी है। एक विषय पर टिप्पणी चाहिए प्रेम कुमार जी, युद्ध खत्म नहीं हुआ, युद्ध खत्म होने के संदर्भ में कोई ऐलान नहीं हुआ, पर युद्ध की शुरुआत होते ही रूस और अमेरिका ने अपने दूतावासों पर दोनों देशों में जो है ताले डाल दिए थे, अपना स्टाफ हटा लिया था। युद्ध जारी है पर दूतावास खुल रहे हैं, ऐलान कर दिए फुल फ्लैश में हमारे दूतावास चलेंगे। क्या माने, प्रतिबंध भी हटने वाले हैं? इसके एक ही मायने हैं कि अमेरिका और रूस परस्पर सहयोग को यूक्रेन के नाम पर बंद करके एक दूसरे का नुकसान कर रहे थे। उस नुकसान से कैसे उबरा जाए, यूक्रेन के बहाने वो नुकसान न हो। आप जानते हैं कि रूस पूरा एनर्जी सप्लाई के मामले में यूरोप जो है रूस पर डिपेंड करता है। उसके बाद भी बहुत ऐसी वैसी परिस्थितियां रहती हैं जिसमें कि बीच का रास्ता निकाला गया, गुप्त मार्ग से इन लोगों के व्यापार चल रहे थे, कारोबार चल रहे। ये सारी स्थितियां, युद्ध भी है, हम कारोबार भी नहीं करना चाहते, फिर भी इनका एनर्जी सप्लाई चल रहा था यूरोपीय यूनियन में रूस से। ये सारी चीजें चल रही हैं। तो अब क्या है कि उसको एक दोनों बंदर बांट करना चाहते हैं यूक्रेन का। रूस को क्या चाहिए? पुतिन को आज चाहिए अपने देश में जीता हुआ और अपना राष्ट्रवादी जो एक सेटिस्फैक्शन पैदा करे अपनी जनता के बीच में, वो चाहिए।
उसके लिए उसको जीता हुआ दिखाने के लिए अमेरिका तैयार है और यूक्रेन की कीमत पर। और अमेरिका भी अपने आप को विन विन पोजीशन में चाहता है कि हमने युद्ध भी, देखिए बाइडेन का भी फैसला तो उस राष्ट्रवाद के हिसाब से था कि हम रूस के खिलाफ और किसी को झुकने नहीं देंगे और यूक्रेन हमारे साथ है, यूरोपीय यूनियन के हम साथ हैं, वो एक भाव था। और अभी डोनाल्ड ट्रंप का भी उसी राष्ट्रवाद में है, लेकिन प्रकृति अलग है कि हम अमेरिका फर्स्ट, हम नुकसान नहीं होने देंगे, अमेरिका को अपर हैंड में रखेंगे और हम यूक्रेन से वसूलेंगे जो खर्चा हुआ है। अपनी अतीत की पॉलिटिक्स में, घरेलू पॉलिटिक्स में बाइडेन को चोट करना, इसने अमेरिका का नुकसान किया है और हम जो है यूक्रेन से वसूलेंगे। तो ये वाले भाव के साथ है, दोनों विन विन पोजीशन अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए भी चाहते हैं और यूक्रेन की सौदेबाजी कर रहे हैं, ये साफ साफ दिख, ये साफ जाहिर हो रहा है। मैं आखिरी बातचीत के लिए सोडी साहब आपके पास आना चाहता हूं। क्या मानते हैं इस युद्ध ने रूस की सैन्य क्षमता के विस्तार की दृष्टि से कितनी बड़ी भूमिका निभा दी है? युद्ध भले ही खत्म हो जाए, पर क्या आप मानते हैं कि रूस को अपने आर्थिक ताकत को रिफॉर्म करने का मौका मिल गया, अपने आप को जांचने का, परखने का और निखारने का मौका मिल गया? इसके संदर्भ में कोई नजरिया थोड़ी साहब आपका? डॉक्टर साहब देखिए, इस युद्ध ने रूस को कुछ सबक सिखाए। सबसे पहला था कि उसने कई रक्षा सुधार किए जो कि युद्ध के शुरुआत में उसको फायदेमंद नहीं हुए। रूस को वो कामयाबी नहीं मिली जो उसने सोची थी कि 7 से 10 दिन में वो कीव पे कब्जा कर लेगा। तो उसने जो कुछ डिफेंस रिफॉर्म किए थे उसके ऊपर वो डेफिनेटली दोबारा सोच विचार करेगा। दूसरी चीज, जहां तक आर्थिक बात है, रूस को एक चीज क्लियर होगी कि उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो अमेरिका और नाटो देशों के बगैर भी चल सकती है, क्योंकि जिस तरह से रूस ने भारत के साथ, चीन के साथ, ग्लोबल साउथ देशों के साथ व्यापार बढ़ाया, रूस के लिए मार्केट एक दूसरी तरफ से खुल गया। और तीसरी बड़ी चीज जो रूस ने इस युद्ध से एक सबक लिया है वो ये है कि जो उसका डिसीजन था कि अपने परमाणु हथियार को लगातार और बनाने का, वो उसमें और ताकत डालेगा, क्योंकि अब उसे पता है कि रूस और चीन की जो सैनिक ताकत है जब इकट्ठे हो जाएगी तो अमेरिका जैसे भी देश को उसका सामना करना मुश्किल होगा। और जहां तक नाटो की बात है, नाटो तो बस एक कहने के नाम पे एक संगठन रह गया है। पीट हेग्सेट ने तो क्लियर कर दिया, नाटो को अगर अमेरिका का सुरक्षा की छतरी चाहिए तो उसे 5% अपना जीडीपी रक्षा बजट पे करना होगा। तो नाटो तो सिर्फ नाम के लिए रह गया है। इस युद्ध से अगर कोई पूरी तरह जीता है तो वो रूस जीता है, सैनिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, और अब अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के नीचे पूरी तरह यूक्रेन को निचोड़ के अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेगा। तो कुल मिलाकर हम इस बातचीत के नतीजे पर पहुंचे तो हमारा विषय था रूस अमेरिका मुलाकात, खास शांति की आस। शांति तो आएगी, पर तय मानिए यूक्रेन की कीमत पर आएगी, जेलेंस्की की कीमत पर आएगी। दो साम्राज्यवादी देश अपने हितों को सुरक्षित रखने में तो कामयाब रहेंगे, लेकिन कुल मिला के बाकी छोटे देश और उनकी संप्रभुता आने वाले समय में और खतरे में रहेगी, क्योंकि जब भी ये दो देश मिलकर चाहेंगे किसी भी देश के हितों को मिल बैठकर बांट लेंगे। क्या इसे स्वीकारा जा सकता है, या आने वाले समय में शांति की खातिर हमें इस अंतर्राष्ट्रीय गलबैयों को स्वीकार कर लेना चाहिए? ये हमारे लिए विषय है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज की प्रासंगिक पंक्तियों का। युद्ध जिन भी परिस्थितियों में हो और स्वीकार करने की मंशा मानव मन की रहती है, जो शांति अमन की कामना करते हैं। तो इसी के संदर्भ में हमारी आज की प्रासंगिक पंक्तियां हैं कि युद्ध जो भी रटे वो कायर डरपोक, युद्ध जो भी रटे वो कायर डरपोक, वीर बहादुर वो हुआ जो दे इसको रोक। रामचंद्र दीक्षित अशोक ने कमाल की पंक्तियां की, पर आशय ये कि युद्ध रोक देने के लिए अपने घर को गवा देने को बहादुरी नहीं कहा जा सकता। अपने नैतिक बल के द्वारा युद्ध की परिस्थितियों को टालना ही बहादुरी कहा जाएगा। अगर मोहनदास करमचंद गांधी आज महात्मा गांधी के तौर पर याद किए जाते हैं तो अहिंसा को हथियार बनाने के तौर पर याद किए जाते हैं। किसी कायरता ने उन्हें महात्मा का संबोधन नहीं दिया, उनका नैतिक बल उन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर यह सम्मान और स्थान दिला पाया। क्या रूस यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में वैसी नैतिकता और नियत हमें देखने को मिलेगी?
निगाह रखेंगे। पर अब मुझे दी इजाज़त, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सादा प्रणाम।